हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 5 रेखा एवं कोण शुरू करने से पहले रेखा एवं कोण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेखा एवं कोण टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिंदु, पॉइंट, बिंदु को किसी भी स्थान पर एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। बिंदु देखिए, इस बिंदु द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। इसकी कोई लंबाई, ऊंचाई, आकार या माप नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई आयाम नहीं होता, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। किसी भी आकृति या आकृति को बनाने की शुरुआत को यह चिन्हित करता है, ठीक है। इसे हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जैसे ए इस प्रकार से। यह बिंदु को हम ए नाम दिए हैं। तो आप लोग जान गए कि बिंदु के पास कोई लंबाई, कोई ऊंचाई, कोई आकार या माप नहीं होता है। बिंदु जो है एक ऐसा स्थान है जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। बिंदु क्या है, एक स्थान होता है और बिंदु का कोई आकार नहीं होता, यानी न कोई चौड़ाई, न कोई लंबाई, न कोई गहराई। यह केवल एक जगह पर स्थित होती है और इसका क्या है, स्थान को दिखाना। स्थान दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं बिंदु का। बिंदु का उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्थान को दिखाने के लिए। देखिए बिंदुओं के प्रकार, बिंदु के कुछ प्रकार हैं, जैसे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट इसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो, देखिए यह सीधी रेखा है और इस पर देखिए 3 बिंदु दिख रहे हैं लगातार एक ही रेखा पर। अगर ऐसा स्थिति हो कि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब बिंदुओं का समूह एक ही रेखा पर स्थित न हो, जैसे देखिए यह देखिए एक रेखा पर तो 2 ही बिंदु है, तीसरा बिंदु के लिए हमें दूसरी रेखा का सहायता लेना पड़ रहा है। यह तीसरी बिंदु हमारा कहाँ है, इस रेखा से बाहर एक दूसरी रेखा पर, तो यह क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ गए, यह क्या है, दूसरी रेखा को टच कर रही है एक बिंदु। एक रेखा जो है यह रेखा, इस पर मात्र 2 बिंदु है, तो यह क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु है यह क्या है, असंरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु हम लोग जान गए, असंरेख बिंदु जान गए हम लोग। अब चलिए इसी का एक और भाग है कोप्लानर पॉइंट्स। कोप्लानर पॉइंट्स होता है समतलीय बिंदु। जब बिंदुओं का एक समूह एक ही तल पर स्थित हो, एक ही तल पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, समतलीय बिंदु। समझिए, जब बिंदुओं का एक समूह एक ही तल पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, कोप्लानर पॉइंट्स। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पर जितने अक्षर हैं या जितने नंबर संख्या जो भी हैं, सब क्या है, कोप्लानर है। और बोर्ड से बाहर अगर दीवार पर कोई संख्या हम लिख दें या कोई चित्र पार दें
तो वह क्या होगा, कोप्लानर नहीं होगा। जैसे यह जो घेरा है हमारा चतुर्भुज जो बना हुआ है, चतुर्भुज के अंदर ही है देखिए यह तीनों बिंदु, यह सीट के अंदर यह एक चतुर्भुज है या ये कॉपी है, मानिए यह पेज है, इस पर ही रखा हुआ है ये 3 बिंदु या 3 वस्तु कोई, तो यह हो जाएगा कोप्लानर। अगर इसके बाहर हम इस स्थान पर रख दें तो यह कोप्लानर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह क्या है, कोप्लानर एक त्रिभुज बना रहा है। क्या कर रहा है, यह एक त्रिभुज का भी निर्माण कर रहा है, तीनों बिंदु मिलकर। अब देखिए असमतलीय बिंदु, नन कोप्लानर पॉइंट्स, जब बिंदुओं का समूह एक ही तल पर स्थित न हो तो तल से बाहर, देखिए फिर से यह एक सीट है, यह क्या है, एक कॉपी है या सीट है, इस पर देखिए 3 बिंदु है, लेकिन चौथा बिंदु कहाँ है, देखिए यह बाहर है, तो यह चौथा बिंदु बाहर है। इसके मतलब यह जो समूह है अंकों का, बिंदुओं का, यह क्या है, असमतलीय बिंदु है, नन कोप्लानर पॉइंट्स है। समझ में आ गया होगा यह आसानी से। इसे आसानी समझने के लिए समझिए कि यह एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर हम ये BCD ये सब लिख रहे हैं, ABC कुछ भी लिख रहे हैं इस पर, और कुछ जो है हम ब्लैक बोर्ड से बाहर दीवार पर लिख दें, तो जो दीवार पर लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, नन कोप्लानर पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो बोर्ड पर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोप्लानर पॉइंट्स। जो बोर्ड के बाहर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोप्लानर पॉइंट्स, मतलब जिस पे रहना चाहिए उससे बाहर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। अभी हम लोग पढ़े बिंदु के बारे में, अब देखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, 2 बिंदुओं के बीच का वह पथ या रास्ता जिसे मापा जा सकता है और इसका 2 अंत बिंदु और एक निश्चित लंबाई होती है। यह किसी भी बहुभुज की भुजा बना सकता है। यह रेखा का ही एक भाग होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है और जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े, यह बिंदु हो गया, क्या हो गया, यह बिंदु हो गया, और एक बिंदु यहां हम देते हैं, और ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर इसे हम माप लें तो यह रेखाखंड हो जाएगा। 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों बिंदु जो है, दोनों बिंदु 2 दिशाओं की तरफ जा रहा है, एक इधर और एक इधर। लेकिन इसमें क्या है कि जिसके दोनों दिशाओं का अंत एक बिंदु से हो, दोनों दिशाओं का अंत एक बिंदु से होता है। ठीक है, इधर भी बिंदु इधर भी बिंदु, बीच के माप को जिसे हम माप सकते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड जो है वह रेखा का ही एक हिस्सा होता है। उदाहरण देखिए, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड A और B, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रतीक से। एक इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है, A जो है वह प्रारंभिक बिंदु है और B जो है इसका अंत बिंदु है। एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु। इधर से देखेंगे तो यह प्रारंभिक बिंदु हो रहा है, यह अंत बिंदु, इधर से यह प्रारंभिक बिंदु, यह अंत बिंदु। जैसे हम इसको माप सकते हैं, जैसे मान ली जाए कि A से B तक की दूरी हम इसे 4 सेंटीमीटर मापे हैं स्केल से, या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो दूरी है वो फिक्स है, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका एक आरंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु होता है। कहने का मतलब है इसका 2 अंत बिंदु होता है, क्योंकि दोनों तो अंत है, इससे भी आगे नहीं बढ़ सकते, इधर से भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह फिक्स है, इसे हम माप सकते हैं। तो 2 अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। 2 अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। चलिए, इसे मापा जा सकता है। इसका प्रतीक यह होता है, ऐसे इस तरह से रेखा खींचिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग किरण के बारे में जान लें। किरण,
किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, बिंदु, रेखाखंड के बाद हम लोग किरण के बारे में जानेंगे। तो वैसी रेखा, या कहिए तो रेखा का वह भाग जिसकी एक आरंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु होता है, लेकिन कोई अंतिम या अंत बिंदु नहीं होता। जैसे देखिए, यह बिंदु था और दो बिंदुओं को बीच की दूरी रेखाखंड था। लेकिन किरण में क्या है कि एक अंत बिंदु होता है, लेकिन एक अनंत बिंदु इससे भी देखिए आगे बढ़ गया यह, और यह अनंत तक जाती है। इसे ही कहते हैं किरण। ठीक है, तो देखिए, सीधी रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक दिशा में अनंत तक फैली होती है। ठीक है, जैसे आप यह देखिए, एक क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, लेकिन यह देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, तीर का निशान है, मतलब यह आगे बढ़ते जा रहा है और अनंत तक जाती है, और अनंत तक जाती है। ठीक है, शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु को हम बिंदु से दर्शाते हैं, अनंत बिंदु को हम तीर से, अनंत बिंदु को हम तीर से, शुरुआती बिंदु देखिए हम बिंदु दिए और अंत बिंदु को हम तीर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आकृति बना, इसे क्या कहेंगे, किरण। यह जो आकृति है वो किसका है, किरण का है। ठीक है, ए, इस बिंदु को ए नाम दिए, इस बिंदु को बी नाम दिए, और यह क्या है, आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब किरण। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर किरण का साइन, मतलब प्रतीक चिन्ह। तो ए बी क्या है, एक किरण है। इसका प्रतीक इस तरह से होता है, एक तरफ तीर का निशान और एक तरफ एक बिंदु। ठीक है, इसे मापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो अंत बिंदु है, लेकिन एक तरफ क्या है, अनंत बिंदु है, तो अनंत तक जा सकती है, तो उसे हम नहीं माप सकते। जिससे इसका उदाहरण है सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा। इसके बाद रेखा, रेखा लाइन, वैसी आकृति जिसका कोई अंत बिंदु न हो, जो दोनों दिशाओं में अंतहीन मतलब अनंत तक फैली हो, इसे मापा नहीं जा सकता। यह एक सीधी एक आयामी वन डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसकी लंबाई अपरिभाषित होती है और इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। यह बिंदुओं का एक समूह है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे देखिए, यह दो बिंदु है, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम रेखाखंड कह सकते हैं, लेकिन यह देखिए तीर का निशान आगे बढ़ गया है, रेखाखंड से आगे बढ़ गया और दोनों तरफ तीर का निशान है, तो यह क्या हो गया, एक रेखा हो गया, रेखा ए बी। रेखा ए बी हम कह सकते हैं। इसका प्रतीक इस तरह से होता है, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इस पर अनंत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, अनंत, इस पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, ये देखिए रेखा है, इसमें बिंदु ए बिंदु बी है, और ये आकृति कैसी है, रेखा है। यह आकृति रेखा है। रेखा हमें आकृति बनाने में मदद करती है। ठीक, तो चारों हम लोग पढ़ लिए, बिंदु पढ़ लिए, रेखाखंड पढ़ लिए, किरण पढ़ लिए और रेखा पढ़ लिए। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए, रिपीट। यह जो बिंदु दिए इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु। यह हो गया बिंदु, इसका कोई आयाम नहीं होता। अब देखिए, एक तरफ एक बिंदु और एक तरफ एक और बिंदु, यह दोनों बिंदु के बीच की आकृति जो है यह रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड। इसे मापा जा सकता है। एक तरफ एक, इसमें दो अंत बिंदु है, अंत बिंदु जहां अंत हो रहा है,
और इसमें एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु, इसे कहते हैं किरण। ठीक है। और जिसमें दो अनंत बिंदु हों, इसे कहते हैं रेखा। ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रेखा के प्रकार, रेखा के भी बहुत प्रकार हैं, तो रेखा के प्रकार कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक। रेखा के प्रकार में पहला जो रेखा है हमारा क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसी रेखा जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं खींची जाती है, या तो इधर से इधर खींचिए या इधर से इधर खींचिए, एक तल पर इसका अक्ष एक्स होता है, इस तरह से क्षैतिज रेखा खींची जाती है। क्षैतिज रेखा हम लोग खींचते हैं, देखिए इस तरह से आप एक क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं और इसे दोनों तरफ ये तीर लगा दें जिससे यह रेखा हो जाए। क्षैतिज रेखा ये हो गया जो तल पर खींचा जाता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ठीक है। इसके बाद है हमारा वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। वैसी रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती है। ठीक है। जैसे देखिए यह हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यह क्या है हमारा, इस तरह से जो लाइन खींचे हैं यह हमारा है वर्टिकल। यह क्या है, वर्टिकल। यह वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। और यह क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इस तरह का लाइन हॉरिजॉन्टल जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर से कहते हैं वर्टिकल। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन वैसी रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए दो लाइन, एक यह लाइन और एक यह लाइन। देखिए दो लाइन है और इस स्थान पे काट रही है, इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक। यह प्रतिच्छेदी लाइन, दो लाइन जब काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी, लेकिन जिस बिंदु पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें एक बार फिर से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक। जिस बिंदु पर वे मिलती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए एक यह लाइन और एक यह लाइन, इस स्थान पे दोनों मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, वो हो गया। तो यह जो जिस स्थान पे कट रहा है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओ के पास क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यह दोनों एक दूसरे को काट रहा है, जिसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। यह जो जहां पर दोनों रेखा आपस में मिल रही है और जहां पर काट रही है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम ओ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना एंगल बन रहा है, देखिए एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ये भी एक एंगल बन रहा है, चार एंगल बन रहा है। अब देखिए इसे हम कह सकते हैं एंगल डी ओ ए, कह सकते हैं एंगल डी ओ ए। एक और एंगल है इसमें, एंगल बी ओ सी, एंगल और है इसमें सी ओ ए। ठीक है। डी ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, ए ओ डी। एक एंगल बन रहा है हमारा डी ओ बी। ठीक है। इस तरह का सारा कोण निर्मित हो रहा है, यह सारा क्या है, कोण है। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है हमारा लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, तो काटती है, तो उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां पर यह दोनों लाइन मिलती है या जहां पर काटती है या कहिए जहां प्रतिच्छेद करती है, अगर वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उसे हम कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अगर दो सीधी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हो और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, कोण बन रहा हो, तो उसे कहते हैं लंबवत रेखाएं। इसके बाद है हमारा समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समानांतर रेखाएं कहलाती है। सीधी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, चाहे हम उन्हें कितना भी लंबा कर दें। ठीक है। वैसी सीधी रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। जैसे देखिए इस तरह से यह एक रेखा ऐसे सीधे जा रही है और एक रेखा यह ऐसे सीधी जा रही है। यह एक रेखा और हम दे दें इस तरह से। देखिए यह कितना भी इसको लंबा कर लीजिए, इसे कितना भी लंबा कीजिए, खींच के कितना भी लंबा कीजिए, कितना भी लंबा कीजिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये कहीं जाकर नहीं मिलेगी। इसके बीच की जो दूरी है यह समान होगा। कितना भी दूर चले जाइए, यह बीच की दूरी हर जगह, यहाँ भी जितना दूरी है उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी, उतना ही यहाँ भी होगी। जब दूरी दोनों के बीच में समान होगी तो यह कभी नहीं मिलेगा। जैसे रेल की पटरी आप देखे होंगे, कभी नहीं मिलता है वो। ठीक है। देखिए इस तरह से समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, समान दूरी पर है और यह कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। जैसे सड़क का दोनों किनारा, रेल की दोनों पटरियां जो रहती है, सड़क का भी अगर किनारा है तो वो कहीं जाकर नहीं मिलेगी। ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है। अब हम लोग रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ते हैं। लाइन, रेखा, एंगल्स, कोण। यह जो रेखा एवं कोण होती है, यह ज्यामिति के मूल शब्दों में से एक है जो इस विषय की नींव रखते हैं। ज्यामिति का नींव है यह दोनों, रेखा और कोण। रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोणों का निर्माण होता है। कोण को दो किरणों द्वारा निर्मित एक आकृति भी कह सकते हैं जो एक बिंदु पर मिलती है। ठीक। सभी ज्यामितीय आकृतियों में रेखाएं और कोण होते हैं। जितने ज्यामितीय आकृति हो सभी में रेखा और कोण होते हैं। जैसे देखिए यह एक किरण है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह क्या है? किरण के बारे में आप जानते हैं, जिसकी एक अंत बिंदु और एक अनंत बिंदु होता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण, तो एक जो दोनों किरण जहाँ जिस बिंदु पर मिल रही हैं आके, ऐसे और ऐसे, जिस बिंदु पर आकर मिला वहां इसे तो जिस बिंदु पर आकर मिला यहाँ पर क्या है? एक कोण का निर्माण हो रहा है। एक कोण का निर्माण हो रहा है। जहां पर दोनों आकर मिलते हैं, दोनों रेखाएं,
इसे शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है जी ओ नाम देते हैं। यहाँ जहां पर आकर मिली है दोनों किरण उसे ओ नाम देते हैं। तो वर्टेक्स शीर्ष ओ हो गया। एंगल का निर्माण ओ पर हो रहा है, और जब हम इसे लिखते हैं तो एंगल हमेशा बीच में लिखाता है। तो देखिए किरण, इस किरण को ए नाम दिए, इस किरण को बी नाम दिए, या इसे रेखा की रेखा ए रेखा बी। अब देखिए एंगल ए, और जहां पर एंगल बनता है उसे बीच में लिखा जाता है, तो ओ और फिर ये बी। तो एंगल ए ओ बी, या इसे आप कह सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों क्या है? सेम है, दोनों एक ही नाम है। दोनों एक ही चीज है, दोनों का मान बराबर ही होगा। यहां देखिए एंगल ए बी सी, तो ये देखिए बी यहाँ पर कौन बन रहा है, इसे बीच में हम लिखे हैं। तो एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए बोलिए, बी का मान उतना ही होगा, एंगल उतना ही बनाएगा। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। एक कोण का मान 0 से 360 डिग्री के बीच हो सकता है, और कोण का प्रतीक को हम इस तरह से लिखते हैं। कोण का प्रतीक इस तरह से, वर्टेक्स, शीर्ष, कोण, एंगल्स। जब दो रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु या शीर्ष पर मिलती हैं और प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए शीर्ष हमेशा बीच में होता है, जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। वर्टेक्स यह हो गया ओ शीर्ष, यह ए ओ बी। क्या बोले थे? हमेशा कोण जो है जहां बनता है उसको बीच में रखते हैं। यह किरण 2 हो गया, यह किरण 1 हो गया। जब दो किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष एक लेकिन कोण अलग अलग, यह भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर यह वर्टेक्स शीर्ष है, लेकिन अभी हम लोग देखे थे एक कोण बनता था, लेकिन यहाँ देखिए दो कोण बन रहा है। एक कोण यह, एक कोण यह। इसे कहते हैं साझा शीर्ष। मतलब एक शीर्ष है लेकिन दो एंगल बना रही है। यहाँ एक किरण एक, यह ए, एक किरण सी, एक किरण बी। तो इस तरह का जब प्रश्न रहे, इसे हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ बना रहा है इस दो रेखा के बीच, किरण के बीच। एक एंगल देखिए यहाँ बन रहा है सी और बी के बीच, तो एक लिखेंगे हम एंगल बी ओ सी, या एंगल इसको बोलिए बी ओ सी या सी ओ बी, बात एक ही है। इसे बोलिए एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, बात एक ही है। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। इसमें हम ए ओ बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ओ जो है वह दोनों के साथ कोण साझा कर रहा है, दोनों के साथ साझा कर रहा है, एंगल बना रहा है दोनों के साथ, इसलिए एंगल ए ओ बी नहीं होगा। हाँ, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी होगा। ठीक है, इसे हम एंगल ए ओ बी नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे चलिए। बनाने के लिए जैसे देखिए सबसे पहले अगर हमें कोण बनाना है तो एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे। ठीक, और रेखा खींचने के बाद हम लोग एक चांद लेंगे, और चांद में देखिएगा एक नीचे रेखा होता है, इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे। देखिए मिल गया। और जिसका भी कोण बनाना हो जितने डिग्री का, वहां पर हमें
पॉइंट देना है। जैसे हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो यह 60 डिग्री, देखिए यहाँ 60 है तो यह 60 डिग्री का कोण। देखिए कोण बनाने में क्या होता है, इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, दोनों तरफ से देखिए लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 180 तक। इधर से भी देखिए लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180 तक। तो कोण हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगर हम 60 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो ये 60 पर ऐसे हम पॉइंट दे दिए और क्या करना है, इस पॉइंट से हमें इस लाइन पे मिला देना है। अब यह जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा यह 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह सरल रेखा पर बनने वाली कोण 180 डिग्री की होती है। तो अगर यह 60 है, यहां से यहां तक 60 है, तो यह कितना होगा। तो आप जानते हैं कि सरल रेखा पर जो कोण बनती है, यह पूरा जब हम इसे गोल घुमाएंगे तो आधा चांद बनेगा, आधा चांद बनता है। यह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यह 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और दोनों कोण मिलाकर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार भी हम कोण बना सकते हैं। दूसरा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना हो तो फिर से एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे और चांद को हम इस लाइन, चांद के नीचे जो लाइन है उससे इस लाइन को मिलाएंगे और देखिए कि चांद पर 45 डिग्री कहाँ में है। ये देखिए 40, यह 45, तो इसके बीच में यहाँ 45 है, 40 ये 50, इसके बीच में यह 45। अब इसे इस चांद पे इस तरह से रख के और मिला देंगे। यह कितना डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोण बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, कोण के विभिन्न प्रकार। यह देखिए न्यून कोण। सबसे पहले कोण के 3 प्रकार, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। देखिए 90 इज ग्रेटर देन x, यहाँ जो कोण बन रहा है उससे 90 बड़ा है। तो 90 डिग्री से कम का अगर कोण बनेगा तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। सम कोण 90 डिग्री के बराबर, अगर यह 90 डिग्री का कोण बना रही है तो यह क्या है, सम कोण है, राइट एंगल। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री के बराबर है तो उसे सम कोण कहेंगे। ठीक, अब देखिए अधिक कोण, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, यदि किसी कोण का मान कोण ऑब्ट्यूज एंगल x जो है वो 90 से बड़ा होगा। यदि किसी कोण का माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक, न्यून कोण बनाते हैं। सबसे पहले देखिए एक रेखा ले लिए और इस चांद पर रेखा को मिलाए और देखिए 90 डिग्री से जो कम है, तो 90 से 80 भी कम है, 89 भी कम है, 90, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे न्यून कोण। तो चलिए हम एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह देखिए यह 60 डिग्री है तो 90 से कम है तो यह हो गया न्यून कोण। अब चलिए एक और बनाते हैं हम कोण। सीधी रेखा इसे खींच दिए और एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा जब आकर मिलती है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है।
और इसे क्या कहेंगे, समकोण। इसे क्या कहेंगे, समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। अब देखिए एक कोण और बनाते हैं, इस तरह से खींच लिए। अब देखिए चांद को इससे मिला लिए किसी पॉइंट पर भी, और देखिए यह 90 है, 90 से अधिक, 90 से अधिक, और देखिए 90 से अधिक 120 लेते हैं, तो यहाँ 120 है, देखिए मिला दिए इस पॉइंट से। यह जो कोण बनेगा यह 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण, ठीक। एक और अधिक कोण का उदाहरण लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सीधी रेखा और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, कोई मिड पॉइंट। अब देखिए इस मिड पॉइंट पर इसके मिड पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, और यह देखिए 140 डिग्री के सामने यह पॉइंट दे दिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला दिए। अब यह जो कोण बनेगा यह 140 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और देखिए जब यह 140 है तो यह कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि सरल कोण पर बनी कोण का मान 180 होता है। तो यहाँ से यहाँ 140, तो यहाँ से यहाँ 40, तो दोनों मिलकर हो गया 140 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आगे है स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण अथवा सरल कोण। इसे हम सीधा कोण या समतल कोण भी कह सकते हैं। यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री है तो उसे ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। यह एक सरल रेखा पर पूरी तरह से, जब सरल रेखा को एक तरफ से पूरी तरफ अगर ढक लेती है तो वह क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखिए यह एक क्या है, सरल रेखा है। देखिए सरल रेखा पे यह छोटी सी कोण अर्ध चांद की तरह दिखने वाला, यह भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। यह क्या होगा, यह भी 180 डिग्री ही होगा। यह क्या होगा, यह भी 180 डिग्री ही होगा। आकार छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। यह देखिए पूरा अगर इस रेखा को भी कवर कर लेती है यहाँ से, तब भी क्या होगा, 180 डिग्री का कोण ही बनेगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर इस तरह की आकृति जब होती है जो रेखा से शुरू होकर रेखा पर खत्म हो जाती है, इस तरह की रेखा पर इस तरह अगर हम कोई आकृति बनाते हैं तो यह 180 डिग्री का, इसका मान 180 डिग्री होता है, चाहे यह छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। यह 180 डिग्री का कोण बनाती है। स्ट्रेट एंगल हम लोग पढ़ लिए। स्ट्रेट एंगल वैसी आकृति जो 180 डिग्री का कोण बनाती हो, इसे सरल कोण कहते हैं। आगे चलिए हम लोग प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग एक सीधी रेखा खींचे। अब देखिए यह सीधी रेखा पर एक इस तरह से और रेखा खींचते हैं, देखिए इससे यहां से लाते हैं और इसमें लाकर हम यहां मिला देते हैं। अब देखिए यह क्या है, इस रेखा से भी नीचे आ गई, मतलब क्या है, यह जो कोण बन रहा है वह 180 से अधिक बन रहा है और 360 से कम। 360 से कम इसलिए कि यह रेखा, यह जो आकृति है वह यहाँ आकर रुक गई है। अगर यह पूरा इस बिंदु में आकर टच हो जाती इस रेखा में तो 360 डिग्री बनता,
तो ये क्या है 180 से अधिक। अगला है हमारा, जैसे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल का। सबसे पहले एक रेखा हम लेते हैं। अब देखिए अगर इस बिंदु से शुरू होकर यह आकृति इसी रेखा पर आकर इस रेखा के किसी एक बिंदु से इस तरह से आकर बनती है तो ये 180 डिग्री के कोण बनाती है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा और नीचे आकर इस तरह से हो जाती है तो इस स्थान से लेकर इस स्थान तक जैसे ही इसके नीचे आएगी, इस रेखा से नीचे, वैसे ही 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का एक रेखा होता है और इस तरह से एक और रेखा हम बनाते हैं तो यहां से लेकर जो यहां तक का कोण बनेगा वह 180 से अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण, यदि किसी कोण का माप 360 डिग्री है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए पूर्ण कोण किसे कहते हैं, एक रेखा हम ये खींचते हैं और इस रेखा पर इस बिंदु से लेकर इस तरह की आकृति जो पूरा गोल हो, आधा गोल था तो 180, पूरा गोल है तो यह 360 डिग्री बनाएगी। पूर्ण कोण का एक एग्जाम्पल और, जैसे देखिए यह एक लाइन हम खींच लिए, इस लाइन पर इस कोण से लेकर इस कोण तक यह कितना बन गया 180 डिग्री। और नीचे से भी अगर इसे हम इस तरह से मिला दें तो यह बन जाएगी 180 डिग्री। यह पूरा गोल नहीं हुआ है, इसे गोल कर दीजिएगा पूरा आप प्रोटेक्टर के सहायता से। अब देखिए आगे है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यह ड्राइंग a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यह सीधी रेखा है और एंगल ए का पूरक कोण कौन होगा, बी होगा। हाँ, और एंगल बी का पूरक कोण ए होगा। इस प्रकार अगर हम किसी भी एंगल को निकालना चाहें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर इसका एंगल ए का मान निकालना हो तो 90 में से बी को घटा देंगे, और अगर बी को निकालना हो तो यहाँ से यहाँ कितना है 90 है तो 90 में से ए को घटा देंगे। ठीक है, इस दोनों कोण का मान, दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी यह क्या होगा, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे देखिए हम इस चांद के सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक चांद लिए, इससे एक लाइन खींच दिए और यह हमारा मिड, एक यहाँ हम पॉइंट दे दिए और एक हम 90 पर एक पॉइंट दिए, एक पॉइंट हम 60 पर दिए। अब देखिए 90 वाले पॉइंट से हम इसको मिलाए, अब देखिए सीधे 90 पर मिल रहा है। देखिए चांद की सहायता से, हाँ ये देखिए 90 पर मिल रहा है। अब देखिए जो 60 पर हम खींचे थे, साठ पर इस स्थान पर, अब इसे हम मिला लेते हैं इस पॉइंट से 60 पर। ठीक है, अब देखिए यह यहां से यहां तक कितना होगा 60 डिग्री और यह टोटल कितना है 90 डिग्री। तो इस कोण, इस रेखा से इस रेखा के बीच 90 डिग्री और यहां से यहां तक 60 डिग्री। जब देखिए यहां से यहां तक को हमको 60 मालूम है और यहां से यहां तक का भी 90 मालूम है, तो क्या इस कोण को हम नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? कुल कितना है 90 डिग्री माइनस इस 60 डिग्री को घटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस दोनों, यह 60 डिग्री है,
60 तक नाप ही चुके हैं, यहाँ तक 60 है और ये टोटल 90 है। तो यह यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो जो बचा वह क्या है 30। तो दोनों जब मिलेगा तो कितना होगा 60 और 30 90। तो हम कह सकते हैं 60 का पूरक कोण 30 होगा और 30 का पूरक कोण 60 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 होना है। अगर 30 का पूरक कोण पूछे तो 60 डिग्री होगा और 60 का पूरक कोण 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हमारा है समपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण समपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे कोण का समपूरक कहलाता है। ए का समपूरक यहाँ बी होगा और बी का समपूरक ए होगा। देखिए, और समपूरक में क्या है, दोनों कोणों का माप 180 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो आप इस प्रकार से कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग पूरक कोण का ज्ञात किए थे उसी प्रकार समपूरक का भी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए और बी मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। अगर ए मालूम करना है तो 180 में से बी को घटा देंगे, अगर बी मालूम करना है तो 180 में से ए को घटा देंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण से हम लोग और समझते हैं समपूरक कोण को। जैसे मान लिया जाए एक पॉइंट, हम एक लाइन पहले खींच लेते हैं। इस लाइन पर हम चांद के लाइन से मिला लेते हैं और एक पहले पॉइंट यहाँ दे देते हैं। इस पॉइंट से हम चांद के पॉइंट को मिलाते हैं और उसके लाइन से लाइन मिला लिए। और देखिए, अगर ये 70 डिग्री पर हम एक पॉइंट दिए और इससे इस दोनों पॉइंट को मिला लिए, यह क्या हो गया हमारा 70 डिग्री। इसका नाम हम देते हैं ए बराबर 70 डिग्री। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं समपूरक कोण में दोनों कोणों का मान, दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर यह 70 है और दोनों मिलाकर 180 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, यह कोण हम बी मान लेते हैं। तो क्या होगा, ए का मान 70 है तो बी का मान 180 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो हमारा बी का मान 110 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं बी का समपूरक 70, बी कितना है 110। तो 110 का समपूरक बनाने के लिए 180 होना चाहिए। तो 110 में कितना जोड़ें कि यह समपूरक हो जाए, तो 70। और 70 का समपूरक कितना होगा, 70 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। 70 का समपूरक 110, 110 का समपूरक 70। कहने का मतलब है 110 का समपूरक 70 और 70 का समपूरक 110, क्योंकि समपूरक होने के लिए 180 डिग्री चाहिए। अगर कोई भी ऐसा दिया हुआ रहे कि 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 60 का समपूरक क्या होगा, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 120 डिग्री। तो 60 का समपूरक 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री का समपूरक 60 होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन आगे हमें मिलेगा उसे हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक बार और इसे पूरक कोण को। पूरक कोण जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 30 डिग्री हो, अगर कोई कोण 30 डिग्री हो और पूछा जाए कि इसका समपूरक क्या होगा, तो समपूरक होने के लिए 90 होना चाहिए। तो 30 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 60 डिग्री बराबर 90। तो 30 का समपूरक 60 और 60 का समपूरक 30। उसी प्रकार अगर पूछ दे 45 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 45 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो कितना 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो 45 का समपूरक 45 और 45 का समपूरक 45। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ दे 35 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 35 डिग्री में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि वह 90 डिग्री हो जाए, तभी ना समपूरक होगा। तो 35 का समपूरक 55 और 55 का समपूरक 35। ठीक है, शून्य कोण, समपाती रेखाएं, उभयनिष्ठ बिंदु, एकांतर कोण, आसन्न कोण, ये सब के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुत कुछ सीखे थे, हम लोग उसके आगे आज जानेंगे
सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री। जब दो किरणें या रेखाएं एक ही बिंदु पर समपाती मतलब एक दूसरे पर स्थित होता है, यह तब बनता है जब कोण की दोनों किरणें या भुजाएं एक ही दिशा की ओर जाती है। कहने का मतलब है कि जब दो किरण में से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है तो क्या होता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? देखिए, चलिए ये 4 कोण हम बना के समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक लाइन खींचा हुआ, इस पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस तरह से देखिए, यह का इसका फैलाव पर ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा 0 डिग्री कैसे होता है। अब देखिए आप लोग गौर से, देखिए इस कोण में यह दोनों का फैलाव देखिए, इस यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। फिर देखिए और थोड़ा सा झुका नीचे तल की तरफ, या झुक गया। इसमें देखिए जो रेखा इतने ऊंचाई पर था, इससे इतने दूरी पर था, वह धीरे धीरे कमता जा रहा है। और कमते कमते जब यही रेखा इस लाइन पर आकर इस रेखा पर आकर मिल जाता है, या इस कहिए तो इसके ऊपर आ जाता है, पूरी तरफ से इसको ढक लेता है, इस रेखा को दूसरी रेखा जब पहली रेखा को ढक लेता है तो यह 0 डिग्री का कोण बनाता है। इसे ही कहते हैं हम लोग शून्य कोण। इसे कहते हैं शून्य कोण। आइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए, यह हमारा जहां दोनों पेन का नींव मिल रहा है, यह हमारा वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। एक शीर्ष पर 2 भुजा या 2 किरण आकर एक शीर्ष पर देखिए, एक जगह पर दोनों पेन का नींव पॉइंट को देखिए मिला हुआ है, यह सीधी है। यह देखिए अभी तक यह क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह अपने तल की ओर झुकता जाएगा, आप गौर से देखिएगा, पेन झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है। जैसे जैसे यह झुकेगा, यह कोण क्या है, छोटा होता जा रहा है, झुकाव इसका छोटा होते जा रहा है और कोण का मान घटता जा रहा है, 90 डिग्री से घटते हुए घटते हुए घटते हुए घटते हुए घटते हुए घटते हुए, और इस तरह से आकर जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से समपाती हो जाती है, तब 0 डिग्री का कोण बनता है। तब 0 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से ढक लिया, आपको देख रहे होंगे, आपको एक ही पेन दिख रहा होगा। इस तरह से ढकने पर जिस कोण का निर्माण होता है उससे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। समपाती रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, यानी पूरी तरह से एक ही रेखा के ऊपर होती है। जैसे अभी आपको हम बताए थे, पेन देखिए आपको एक ही दिख रहा होगा, लेकिन देखिए क्या एक पेन है, देखिए 2 पेन है। लेकिन इसको इस तरह से जब 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आके इस तरह से कि देखने में लगे कि एक ही रेखा है, यानी पूरी तरह से इसको ढक लिया है, तो ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब हमारा एक पॉइंट है उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। वह बिंदु जो 2 या 2 से अधिक आकृतियों
या संरचनाओं में समान रूप से मौजूद हो, भले ही वह बिंदु कोण का शीर्ष हो या ना हो। वह बिंदु कोण का शीर्ष हो या ना हो, उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। जैसे कि कोण बनाते समय दो किरणों का उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु या एक वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ संपर्क बिंदु, यह वह बिंदु है जो उन सभी आकृतियों का हिस्सा होता है। जैसे देखिए, यह जो बिंदु हुआ यहाँ, जहां पर दोनों आकृति, दोनों रेखाएं, दोनों किरण आकर मिली, इसी बिंदु को कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, शीर्ष, यह शीर्ष हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, दोनों के लिए, इस रेखा के लिए भी और इस रेखा के लिए भी। यह क्या है? कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आकर दोनों रेखाएं आकर मिलती हैं, इसलिए इस दोनों रेखाओं का यह क्या है? कॉमन पॉइंट है। बाकी देखिए कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन जहां पर मिल रही है वह उसका कॉमन पॉइंट होता है। अगर कहीं और मिलती तो कहीं और भी इसका कॉमन पॉइंट होता, कहीं और भी इसका उभयनिष्ठ शीर्ष होता। ठीक है, कॉमन मतलब तो आप समझ रहे होंगे, कॉमन जो एक हो, एक जैसा हो दोनों के लिए। ठीक, इसमें भी देखिए दो ही रेखा नहीं, अगर तीन रेखा भी है और किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रही है तो इस तीनों रेखाओं का यह क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। ठीक है, इसमें देखिए जब दो रेखाएं किसी स्थान पे एक दूसरे को काटती है या मिलती है तो वहां भी एक क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष उभरता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष। देखिए एक ही शीर्ष है और यहाँ से 1 2 3 4 चार रेखाएं गुजर रही है, गुजर तो रही है दो ही रेखाएं, एक रेखा यह, एक रेखा यह, लेकिन यहां से जब कोण बनेगा तो चार कोण बनेगा, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में। ठीक है, यह चार किरण हो सकता है। इस तरह से इसका नाम दे दीजिए ABCD और ये बीच में O। इस तरह से चार कोण का निर्माण भी होगा यहाँ पर, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और एक चार कोण। चलिए आगे चलते हैं। इस आकृति में देखिए एक चतुर्भुज को बाहर से एक वृत्त छू रहा है, यह जहां पर टच कर रहा है, यह जो टच कर रहा है इस स्थान को कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। जिस बिंदु पर दोनों आकृति का कोई भाग मिल रहा हो उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें दो आकृतियां एक बिंदु पर एक दूसरे को छूती है, यहाँ टच हो रहा है, जहां पर छूती है या उससे होकर गुजरती है उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु, यह क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। यहां जहां पर टच हो रहा है वहां उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें भी क्या है? आकृति है, इसे भी एक त्रिभुज बना सकते हैं, इसे भी एक त्रिभुज, इसे भी एक त्रिभुज और इसे भी एक त्रिभुज, और सभी त्रिभुज का कहां पर टच हो रहा है? इस स्थान पर। अगर हम इसे त्रिभुज बना लें तो सभी त्रिभुज का यह उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ऐसे भी देखिए चार एंगल बन रहा है और चारों एंगल का सेम एक जगह पर आकर मिल रहा है, तो यह इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है, जहां दो आकृतियां एक बिंदु पर एक दूसरे को छूती है। ठीक, उभयनिष्ठ शीर्ष, कॉमन वर्टेक्स, वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक किरणें या रेखाखंड मिलते हैं जो एक कोण का अंत बिंदु होता है। ऐसा बिंदु जहां कोण बनाने वाली दो किरणें या रेखाखंड मिलते हैं। देखिए दो किरण जहां पर आकर मिला, इस स्थान को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष, कॉमन वर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष। और दोनों के मिलने के बाद क्या है? एक कोण का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग
उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ बिंदु के कुछ अंतर और समानता पढ़ लें। उभयनिष्ठ शीर्ष हमेशा कोण के संदर्भ में एक विशेष बिंदु होता है, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु एक सामान्य शब्द है जो किसी भी प्रकार के प्रतिच्छेदन या संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उभयनिष्ठ शीर्ष का उपयोग कोनों की भुजाओं के मिलन बिंदु के लिए होता है। मिलन बिंदु का मतलब जैसे यह एक रेखा है और इस बिंदु एक रेखा इसी बिंदु से इस तरफ गया है, तो यह दोनों रेखा इस बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या होता है, कोण का निर्माण करती है। यह क्या है, दो किरणों का मिलन बिंदु, इसे ही कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। इसी यह मिलन बिंदु यहां आकर दोनों मिल जाता है। ठीक है, देखिए सभी उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। सभी उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, लेकिन सभी उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होते। सभी उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, लेकिन सभी उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होते। आप समझ रहे होंगे इसमें कि सभी उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, लेकिन सभी उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होते। आपको ऊपर में आप देखे होंगे इसमें कि एक चित्र आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि इसमें तो दोनों चीज है। तो हाँ, देखिए यह जो चित्र है इसमें यह स्थान उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है शीर्ष, और यही उभयनिष्ठ बिंदु भी होता है। जिस बिंदु पर आकर कोई आकृति, कोई दो या दो से अधिक आकृति जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और जब दो किरण या दो रेखाखंड कहीं पर आकर मिलते हैं तो उसे उभयनिष्ठ शीर्ष कहते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष वैसा बिंदु जहां किरण या रेखाखंड आकर मिलते हैं और कोण का निर्माण करती हैं। ठीक, इसलिए क्या है, सभी उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ठीक, और आप समझ गए इस तरह की आकृति में उभयनिष्ठ बिंदु भी यही है और उभयनिष्ठ शीर्ष भी यही है। चलिए आगे चलते हैं। एक है हमारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक आकृतियों जैसे वृत्त के लिए साझा होती है, मतलब कॉमन। जब एक रेखा किसी एक ही तल में स्थित एक से अधिक आकृतियों को छूती या काटती है तो उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए कि यह दो सर्किल है और देखिए सीधी रेखा में है, एक ही तरफ एक ही जैसा एक ही तल है इसका, और यह यहाँ मिल रहा है इस स्थान पर और यह इस स्थान पर मिल रहा है। नीचे भी देखिए इस आकृति में यहाँ, इस आकृति में यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा जब एक रेखा किसी एक ही तल में स्थित एक से अधिक आकृति, यह रेखा है एक तल पर है, यह एक तल पर है, किसी आकृति को छूती है या काटती है तो उसे उभयनिष्ठ रेखा कहते हैं। ठीक, अब है आपका प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन। प्रतिच्छेद का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुएं जैसे रेखाएं, किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। एक बिंदु या बिंदुओं का समूह होता है जहां रेखाएं, लाइंस, तल, प्लेन, खंड, सेगमेंट्स या किरणें एक दूसरे को काटती है। देखिए काट रही है, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, यह सब क्या है, प्रतिच्छेद है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है।
ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन। एक बिंदु पर क्या है, एक दूसरे को काटती है। ठीक, एक है हमारा वक्र रेखा। एक घुमावदार गैर सीधी रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। वह अपना दिशा बदलती रहती है, एक जैसा नहीं चलता, वह अपना दिशा को बदलता रहता है। जैसे वृत्त, पाराबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स, आर्क ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का चाप। और आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर पहाड़ी इलाका है आपका, तो पहाड़ी इलाका में रोड जो होता है वो देखिएगा सीधा नहीं होता, घुमावदार होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सबसे नॉर्मल रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक भी कभी सीधी नहीं रहती है लगातार, वह भी क्या है, घुमावदार रहता है, घूमता रहता है। यह क्या है, वक्र रेखा है। यह वक्र रेखा का एक उदाहरण है। वैसी रेखा जो घुमावदार हो, गैर सीधी रेखा होती है, जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लगातार अपनी दिशा को बदलती रहती है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर प्रतिच्छेद करता है प्रतिच्छेदी बिंदु और प्रतिच्छेदी रेखा। यह देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी तल में एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती है। यह एक ही बिंदु पर मिलती है, यह एक ही बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यह जो उभयनिष्ठ बिंदु है जो बीच में है, उभयनिष्ठ वर्टेक्स पॉइंट, इस स्थान पर आकर दोनों रेखाएं मिलती है, उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है और क्या करती है, उन्हें प्रतिच्छेद करती है। देखिए काट रही है, इधर से इधर यह काट रही है, यहां पर मिलने के बाद क्या है, काट रही है। और जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। जहां पर एक दूसरे से मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। जहां पर एक दूसरे को वह काट रही है, क्रॉस कर रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। और जिस बिंदु पर वह आके मिल रही है उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं हम। इसे ही उभयनिष्ठ बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। यह आगे बढ़ते चला जाएगा, यह भी आगे बढ़ते चला जाएगा, यह भी आगे बढ़ते चला जाएगा, यह भी आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन यह कहीं पर मिलेगा नहीं। जो मिलना था वह इसी स्थान पर प्रतिच्छेदी बिंदु पर ही मिला, इसके बाद यह कभी नहीं मिलेगा, चाहे इसको कितना भी दूर तक लेके चले जाइए। अब है हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती तो उन्हें अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए, दो समानांतर लाइन लीजिए, इस तरह से दो समानांतर लाइन, या समानांतर लाइन किसे कहते हैं, इस दोनों के बीच की दूरी, जितना दूरी यहां पर है, अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, यह दो रेखाएं हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो किसी भी स्थान पर हम नाप लेंगे, इसका माप लेंगे तो यह 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो यह क्या है, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब कहीं भी इस प्रकार से काटेगा नहीं या इस प्रकार से काटेगा नहीं, कहीं पर भी उसका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा, क्योंकि यह दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है और ये अनंत तक चलते चला जाएगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। इसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। जितना देखिए डिफरेंस सी का है, उतना ही डिफरेंस हर जगह है। दूरी समान रहेगा हमेशा, इस दोनों के बीच में, ए और बी रेखा के बीच में दूरी हमेशा समान रहेगा। और जब दूरी समान रहेगा दोनों के बीच में, तो कभी ये दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है,
और लंब की लंबाई सदैव समान होती है। ठीक, आगे चलिए। अनुप्रस्थ रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा, इसे ही कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा। वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब है कि वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती या प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए उदाहरण, यह क्या है, दो रेखाएं हैं। अगर इस तरह से हम काटेंगे, देखिए सेम बिंदु पर दोनों को काट रहा है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि दो विभिन्न बिंदुओं पर। तो दो विभिन्न बिंदुओं पर, तो यह लाइन लेंगे और यह लाइन ऐसे लिए, दोनों पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर इस तरह से हम काट दिए तो देखिए यह एक यह बिंदु पर कटा, तो एक यह इस बिंदु पर काटा, मतलब दोनों बिंदु क्या है, विभिन्न है। दो बिंदु विभिन्न बिंदु हैं, एक इस स्थान पर है तो एक इस स्थान पर काटता है। जब दो लाइन को एक तीसरी रेखा विभिन्न बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। देखिए यह क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। देखिए विभिन्न बिंदु पर काटा गया है और दोनों क्या है, समानांतर लाइन है। समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, लेकिन अलग अलग बिंदु पर। जब दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर कोई रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है। जब एक तिर्यक रेखा अन्य रेखाओं को काटती है तो वह कई कोण बनाती है, जिन्हें तिर्यक रेखा कोण कहा जाता है। तिर्यक रेखा कोण कहा जाता है। इस चित्र में देखिए आप कैसे दो रेखा हैं। ठीक, और क्या है, यह दोनों रेखा क्या है, समानांतर नहीं है, असमान है। देखिए यह कैसे है, सीधी है, यह कैसे देखिए टेढ़ी है, और इस दोनों रेखा को एक रेखा यह काट रही है। लेकिन कोण का तो निर्माण हो रहा है, यहां भी कोण बन रहा है, यहां भी कोण बन रहा है, यहां भी कोण बन रहा है, यहां भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है। तो यह भी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या है, दो समानांतर लाइन को भी काटती है, समानांतर रेखा को भी काटती है और असमांतर रेखा को भी काटती है। जब दो असमांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, दो समांतर को भी काटती है और दो असमांतर को भी। तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोणों के कई प्रकार हैं। एक है उसमें से आंतरिक कोण, जिसे कहते हैं हम अंदर वाला। एक बाह्य कोण, जिसे हम कहते हैं बाहरी कोण। एक संगत कोण, फिर एकांतर कोण, और एक एकांतर बाह्य कोण, एकांतर आंतरिक कोण, और इसके बाद है हमारा तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित आंतरिक कोणों के युग्म। इस तरह से तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया 6 कोण है। अब देखिए यह दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा, यह दोनों को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो इसमें आप बताइएगा कि देखिए आपको सारा कुछ बता दिया गया है। यह देखिए यह दो समांतर रेखा है, इसके अंदर जो भी कोण बन रहा है वह क्या है, आंतरिक कोण, और बाहर जो बन रहा है वह है बाह्य कोण। तो अंदर कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, और रेखा के बाहर देखिए 1, 2 और ये देखिए 7, 8। इस प्रकार से आंतरिक कोण और बाह्य कोण हम लोग जान गए। देखिए आंतरिक कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। देखिए बाहरी है, बाहर है 7, 8, अंदर है देखिए 5, 6, 5, 6। अब देखिए इस आकृति को एक बार और, इसमें अंदर कौन कौन है, 3, 4, 5, 6। ये हो गया अंतः कोण, और बाहर कौन है, 1, 2, 7 और 8। यह हो गया हमारा बाह्य कोण। ठीक है।
देखिए आंतरिक कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। देखिए बाहरी है, बाहर है 7, 8, अंदर है देखिए 5, 6, 5, 6। अब देखिए इस आकृति को एक बार और, इसमें अंदर कौन कौन है 3, 4, 5, 6, ये हो गया अंतः कोण। और बाहर कौन है 1, 2, 7 और 8, यह हो गया हमारा बाह्य कोण। ठीक है। एक है इसमें क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः कोण हमेशा क्या होता है, संपूरक होता है, और क्रमागत बाह्य कोण भी हमेशा संपूरक होता है। तो क्रमागत अंतः कोण का योग 180 होता है, क्रमागत बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो देखिए चित्र से क्रमागत अंतः कोण, देखिए अंतः कोण अंदर वाला हो गया। तो क्रमागत एक क्रम में तो 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों का योग 180, 4 और 6 दोनों का योग 180, 1 और 7 दोनों का योग 180, और 2 और 8 दोनों का योग देख लीजिए इसमें क्रमागत 3 और 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। क्रमागत मतलब एक क्रम में, तो 4 प्लस 6 बराबर 180। यह अंतः क्रमागत हो गया। बाह्य क्रमागत एक क्रम में 1 और ये 7, 1 प्लस 7 बराबर 180 डिग्री। 2 और 8, तो एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से क्रमागत अंतः कोण और क्रमागत बाह्य कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे संगत कोणों के युग्म, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण उसे कहते हैं जब एक तिर्यक रेखा दो अन्य रेखाओं को काटती है तो एक जैसा स्थान में स्थित या एक जैसा दिखने वाला कोणों का जोड़ा संगत कोण कहलाता है। समांतर लाइन भी हो सकता है, उसमें असमांतर लाइन भी हो सकता है। समांतर हो या असमांतर हो, संगत कोण दोनों में बनेगा। ठीक है। तो देखिए संगत कोण, इसका डिफिनेशन आप जान रहे हैं कि जो एक जैसे स्थान पर दिखने में एक जैसा लगता हो। तो देखिए यह, देखिए इस रेखा के ऊपर क्या है 1 है, और इसमें इसी रेखा के ऊपर यह 2 है। अब देखिए नीचे इस रेखा पर आइए, तो इसके जैसा स्थान पर कौन है इसमें, तो यह 5 है एक जैसा स्थान पर, और ये 2 जैसा कौन है, यह 6 है। अब नीचे आइए, इस रेखा के नीचे 3 है और रेखा के नीचे 4 है, तो इस रेखा के सामने नीचे कौन है, तो 7 है, और इस रेखा के नीचे नीचे कौन है 8 है। यह नीचे है तो इसके समान यह 8 है। तो आप समझ गए होंगे संगत कोण किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा जो दो अन्य रेखाओं को काटती है तो एक जैसा स्थान में स्थित एक जैसा दिखने वाला कोणों का जोड़ा संगत कोण कहलाता है। तो संगत कोण का जोड़ा कौन कौन है, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। ठीक, लिख लेते हैं इसे। देखिए संगत कोण जोड़ा युग्म 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, एक जैसा स्थान एक जैसी स्थिति, इसे ही कहते हैं संगत कोण। ठीक है। संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। अब देखिए संगत कोण का कोई निश्चित योग नहीं होता। ठीक है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। कहने का मतलब है जो एंगल 1 होगा वही एंगल 5 होगा, जो एंगल 2 होगा वही एंगल 6 होगा, एंगल 3 का मान जितना होगा उतना ही मान एंगल 7 का होगा। कोई फिक्स मान नहीं होता है इसका। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा
तो संगत कोण के युग्म का माप 180 होगा। प्रत्येक कोण 90 का होगा तभी संगत कोण के युग्म का माप 180 डिग्री हो सकता है। यह स्पेशल केस में। कभी जब समकोण हो जाए तो क्या होगा, एक 90 है और दूसरा भी 90 होगा तभी 180, क्योंकि संगत कोण में एक भुजा बराबर दूसरी भुजा, तो एक भुजा 90 है तो दूसरी भुजा भी 90 होगी, दोनों मिलाकर क्या होगा, संगत कोणों का योग 180। यह स्पेशल केस में होता है, हमेशा नहीं। के युग्म इसे कह सकते हैं अंतर एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोणों के युग्म, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है, देखिए, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर, ठीक है। तो इसका परिभाषा चलिए, यह क्या है, दो समानांतर रेखा है, उसे एक तिर्यक रेखा काटती है। इसमें देखिए, यह जो बिंदु है जिसे हम शीर्ष कहते हैं, पहले एकांतर कोण का परिभाषा, वे कोण जो किसी आकृति के अंदर स्थित होते हैं या दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाने पर उन समानांतर रेखाओं के आंतरिक क्षेत्र में बनते हैं। आंतरिक मतलब अंदर में, तो ये अंदर में कौन कौन है, 1 2 3 4, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, यह क्या है, चारों एकांतर आंतरिक कोण है। अब देखिए, एकांतर कोण का युग्म कौन है, तो एकांतर कोण जो देखिए एकदम इसके तिरछा, ये सामने 6 और 4 के सामने 5, तब एकांतर आंतरिक कोण का युग्म 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, ठीक है, यह हो गया आंतरिक एकांतर कोण। तो देखिए, यहां देखिए, जब आंतरिक एकांतर कोण की बात हो रही है तो 3 के सामने कौन है, 6, तो आंतरिक एकांतर कोण के युग्म जो है अलग अलग शीर्ष पर बन रहे हैं। एक शीर्ष देखिए यहां है, तो एक शीर्ष इसमें यहां है, मतलब इस 3 के लिए शीर्ष यह है तो इस 6 के लिए शीर्ष यह होगा, यह 6 के लिए शीर्ष यह होगा, 3 के लिए शीर्ष यह होगा। तो एकांतर आंतरिक कोण के युग्म के अलग अलग शीर्ष होते हैं। युग्म में से जोड़ा, यह इसके साथ जोड़ा लगा रहा है और 4 5 के साथ, तो एकांतर कोण का युग्म होगा 4 और 5, दूसरा 3 और 6, और क्या है, इसमें 2 अलग अलग शीर्ष हैं, ठीक है। अब देखिए, एकांतर बाह्य कोण के युग्म, तो बाह्य कोण कौन कौन है, 1, तो 1 2 7 8, तो बाह्य कोण 1 के सामने 8 है, 2 के सामने 7 है, तो बाह्य कोण 1 और 8 और 2 और 7, ठीक है, 1 8 2 7, बाह्य कोण कौन कौन है, 1 और 8, दूसरा 2 और 7, ठीक। एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं, वे कोण जो किसी आकृति के बाहर स्थित होते हैं या दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उन समानांतर रेखाओं के बाह्य क्षेत्र में बनने वाला कोण एकांतर बाह्य कोण के युग्म कहलाते हैं, ठीक है। बाह्य कोण आप जानेंगे, 1 8 2 7, 1 और 8, दूसरा 2 और 7। चलिए नेक्स्ट है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, यह तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को काट रही है, तो कहने का मतलब है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, मतलब यह तिर्यक छेदी रेखा है, इस लाइन को, जो लाइन दो रेखाओं को काट रही है वह क्या है, तिर्यक छेदी रेखा, यह तिर्यक छेदी रेखा है। और तिर्यक छेदी रेखा देखिए बीच से काट रही है, तो एक तरफ, मतलब एक यह साइड हो गया, यह एक साइड हो गया,
तो एक साइड का अंतःकोण कौन कौन है? 3 और 5, और इस तरफ का अंतःकोण 4 और 6, इस तरफ का बाह्य कोण 1 और 7, इस तरफ का बाह्य कोण 2 और 8। तो अंतःकोण लिख लेते हैं, एक तरफ का 3 और एंगल 5, दूसरा एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 3 और 5 का योग 180, एंगल 4 और 6 का योग 180। अब चलिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने बाह्य कोणों के युग्म। तो बाह्य कोण कौन कौन है? 1 और 7, तो एंगल 1 और एंगल 7, एक एंगल 2 और एंगल 8। इस दोनों का भी योग क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 7 180, एंगल 2 प्लस एंगल 8 180 डिग्री। ठीक है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? देखिए इस तरह से आकार है कैंची की तरह, देखिए इस तरह से कैंची की तरह आकार, कैंची ऐसे ऐसे होता है, इस तरह का आकार है। तो जब कैंची की तरह आकार बनेगा तो यह शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है, जैसे इसके बराबर यह और इसके बराबर यह, आमने सामने का कोण बराबर होता है। यह शीर्षाभिमुख कैंची शीर्षाभिमुख होता है। देखिए कैंची की तरह, तो यह कोण बराबर यह कोण और यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है। तो देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, उसी प्रकार एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, एंगल 1 बराबर 3, एंगल 2 बराबर 4। आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख वे कोण होते हैं जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने बनते हैं। ऐसे कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने के कोणों के दो जोड़े बनते हैं। ये जोड़े शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है। इसमें दोनों न्यून कोण होंगे या दोनों अधिक कोण होंगे, या तो दोनों न्यून कोण होंगे या तो दोनों अधिक कोण होंगे। जैसे अगर यह न्यून कोण होता है तो यह क्या होगा? अधिक कोण होगा। अगर यह न्यून कोण होता है तो यह अधिक कोण होगा। जैसे यह 60 है, 60 डिग्री हम दिए हुए हैं, 60 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर, तो यह भी 60 होगा। जब यह दोनों 60 है और शीर्षाभिमुख कोण 360 डिग्री का कोण बनाता है, उसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यह 60 यह 60, तो 60 60 120, तो 360 टोटल माइनस 60 60 120, तो 120 डिग्री इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 240 डिग्री। तो यह दोनों कोणों का मान 240 डिग्री। तो एक कोण का मान 120, क्योंकि दोनों बराबर है तो 120 120 डिग्री होगा। तो यह देखिए अधिक कोण हो गया। यह अगर न्यून कोण है तो यह अधिक कोण होगा, यह अगर अधिक कोण है तो यह न्यून कोण होगा। इस प्रकार दोनों में से एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा हमेशा। ठीक है। एक चित्र विधि द्वारा यह भी देखिए क्या है? शीर्षाभिमुख अधिक कोण है। अब देखिए अधिक कोण आपको यह दिख रहा होगा कि यह सीधी रेखा है, इस पर बनने वाली सीधी रेखा पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। यह सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यह देखिए इस और इस एंगल के बीच में एक देखिए छोटा सा कोण बना हुआ है, और यह देखिए क्या है? एक बड़ा कोण है जो कि 90 से अधिक है। 90 कहाँ होता है? जब यह एक सीधी रेखा इस पर होता, इस पॉइंट पर, वो जो पॉइंट आपका दिया हुआ है उस पर अगर यह देखिए बनाकर आपको दिखा देते, यहां से यहां तक क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक। लेकिन देखिए यह क्या है? यहां से यहां तक झुका हुआ है, मतलब यह 90 से अधिक है यह कोण,
यह कोण 90 से अधिक है, तो यह अधिक कोण है। इसे ही कहते हैं शीर्षाभिमुख अधिक कोण। देखिए इसमें अधिक कोण बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, आमने सामने दोनों अधिक कोण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं शीर्षाभिमुख अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, एक जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक बनेगा। अगला है हमारा आसन्न पूरक कोण, एडजेसेंट एंगल्स। जब दो कोण एक ही भुजा साझा करता हो और दोनों एक ही शीर्ष बिंदु से निकलते हैं तो वे आसन्न कोण होते हैं। वैसे कोण जो सदैव एक दूसरे के बगल में इस प्रकार रहता है कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। आइए चित्र विधि से देख लें। यह देखिए एक भुजा, एक यह भुजा है और यह क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। यह उभयनिष्ठ शीर्ष। ओ भी क्या है, ओ यहां से इस बिंदु का नाम ओ दिए और यह रेखा क्या है, बी है। तो ओ भी क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है ओ ए के लिए भी और ओ सी के लिए भी। ओ ए के लिए भी यह कॉमन है और ओ सी के लिए भी यह क्या है, कॉमन है। ओ क्या है यहाँ पर, दोनों के लिए कॉमन है। ओ बी इसके लिए भी कॉमन और इसके लिए भी कॉमन। अब देखिए जो एंगल बन रहा है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ बी। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आसन्न कोण समझ गए। जब दो कोण एक ही भुजा साझा करता हो और दोनों एक ही शीर्ष बिंदु से निकलते हैं तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। देखिए दोनों का यह भुजा जो है ओ बी, यह दोनों में सेम है। ठीक, चलिए आगे। अगला है समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण, वैसे दो कोण जिनका योग 180 हो और वे दोनों कोण बराबर माप के हों तो वे समान संपूरक कोण कहलाते हैं। वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो और वे दोनों कोण बराबर माप के हों तो वे समान संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो समकोण, क्योंकि समकोण में क्या होता है, 90 डिग्री का होता है समकोण, तो दो समकोण मिलाएंगे तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। इस चित्र में आप देखिए समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण, वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो और वे दोनों कोण बराबर माप के हों तो वे समान संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो समकोण, क्योंकि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण जब मिलेगा तो 90 प्लस 90 180 डिग्री का होगा। अब इस चित्र से देखिए कि दो समकोण कहाँ बन रहा है, संपूरक कोण समान संपूरक कहाँ बन रहा है। तो देखिए डी ओ ई, एंगल डी ओ ई बराबर 90 डिग्री। दूसरा देखिए बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये भी 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, दो समकोण बन रहा है, एक यह, दोनों समकोण का योग 180। इस प्रकार समान संपूरक कोण कौन कौन हुआ इसमें, डी ओ ई, या कहिए इसको ई ओ डी, ठीक है, या बी ओ ई, या कहिए इसको ई ओ बी। दोनों क्या है, समान संपूरक कोण है। अब देखिए इसी में है असमान संपूरक कोण। असमान संपूरक कोण, तो असमान संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, लेकिन क्योंकि संपूरक है तो 180 डिग्री तो होता है, लेकिन दोनों कोण का माप अलग अलग होता है। समान संपूरक में था दोनों कोण समान था, इसमें असमान, दोनों कोण का मान असमान होगा। तो देखिए
ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है लेकिन दोनों कोण का माप अलग अलग होता है। ठीक, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं एंगल AOB। और एंगल AOD। इस दोनों का योग होगा AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए समान नहीं है, देखिए AOB यह कितना छोटा सा एक एंगल बना रहा है, यह छोटा सा एंगल बना रहा है, और AOD देखिए कितना बड़ा एंगल बना रहा है। इसमें समकोण की तरफ बराबर नहीं है, देखिए यह अधिक कोण है तो यह न्यून कोण है, तो एक अधिक कोण होगा और एक न्यून कोण होगा। उसे ही कहते हैं असमान समपूरक कोण, जिसमें दोनों कोण अलग अलग हों, दोनों कोण अलग अलग हों। ठीक है, इसमें और भी है बहुत सारा। देखिए एक ले सकते हैं हम एंगल COD प्लस COD ले लिए, अब DOA या AOD, इसका भी योग कितना होगा 180 डिग्री। इस तरह से हम एक यह ले सकते हैं इस एंगल के तहत इसको AOB और BOC। ठीक है, इस प्रकार से हम और लिख सकते हैं। आगे चलिए अब लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स वैसे दो कोण जो एक दूसरे के आसन्न पड़ोसी होते हैं, एक उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा साझा करते हैं, और जिनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक सीधी रेखा बनाती है। रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यह कोण समपूरक होते हैं, यह कोण देखिए यह दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, तो यह क्या है रैखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। दो आसन्न कोण मतलब अगल बगल वाला, तो 1 + 4 मिलकर 180 बना रहा है, 2 + 4 मिलकर 180 बना रहा है, 2 + 3 मिलकर 180 बना रहा है। उसी प्रकार 1 + 3 मिलकर भी 180 डिग्री का निर्माण कर रहा है। जब दो अगल बगल वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। रैखिक युग्म आप जानते हैं कि दो कोण अगल बगल वाले कोण का मान 180 डिग्री जब होता है तो वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। वैसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है तो वह रैखिक युग्म बनाते हैं। लेकिन जब दो ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 नहीं होता तो वे रैखिक युग्म नहीं बनाते। जैसे देखिए इसमें हम लिखते हैं एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल AOE, एंगल AOE। अब देखिए जब यह दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यह क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा 90 डिग्री, जो कि एक रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। रैखिक युग्म बनने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब AOB और AOE क्या है रैखिक युग्म नहीं है। ठीक, दूसरा और भी है इसमें, एक हम लेंगे AOE और EOD, यह दोनों भी मिलकर क्या 180 नहीं बना रहा है। इसी प्रकार और भी है, देखिए AOB और
ओ ई। अगला है हमारा ए ओ ई और ई ओ डी। तीसरा है हमारा देखिए ई ओ डी, ई ओ डी और सी ओ डी। तो इस प्रकार से हम लोग 3 लिख लिए हैं, जो क्या है रैखिक युग्म नहीं बनाता। और भी है रैखिक युग्म नहीं बनाता है, इसे आप लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका और भी क्या हो सकता है आंसर, जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। इस प्रकार हम जाने कि कौन सा वैसा आसन्न कोण है जो रैखिक युग्म नहीं बनाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे यह अनुरोध है, आग्रह है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।